बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज की वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है। यूनिट 10 है 10th क्लास का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज मैंने इसके टेस्ट योर सेल्फ करवाने हैं। तो इस यूनिट के अंदर जितने भी टेस्ट योर सेल्फ्स हैं वो सारे मैंने आज की वीडियो में करवाने हैं, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो है वो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो टेस्ट योर सेल्फ 10.1 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रोंस्टेड लोरी बेस। अब वो आपसे दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आर्हीनियस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट और जो ब्रोंस्टेड लोरी का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, उसमें से सिर्फ आपको जो है वो बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली बेस क्या होता है और ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंगली बेस जो है वो क्या होता है। तो सिंपल इसकी आपने जो है वो डेफिनेशंस लिखनी है बेस की अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और आपने नीचे जो है वो एग्जांपल भी लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए, हम देख लेते हैं कि जो आर्हीनियस है बेस वो क्या था। अब देखिए, जो आर्हीनियस था उसने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जब उसको सोल्यूशन के अंदर, एक्वस सोल्यूशन के अंदर जब डाला जाता है तो वो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो उन जो ब्रेक होकर जो पार्ट्स में डिवाइड होता है उसमें से एक जो पार्ट होता है उसमें ओ एच नेगेटिव आयन जो है जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं वो भी मौजूद होता है। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक होके डिसोसिएट्स होके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। ये आर्हीनियस ने बोला था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने एग्जांपल दे दी है, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट्स होगा तो ये हमारे पास क्या बनता है। फॉर एग्जांपल इसको जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस क्या है, बेस है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस बेस वो होता है ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है जब भी उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा, हमारे पास जो ब्रोंसेड लोरी का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या है। इन्होंने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड जो था हमारे पास, कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता हो उसको क्या बोलते हैं, बेस। फॉर एग्जांपल इसमें भी आपने जो है वो एग्जांपल देनी है। हमारे पास देखिए HCl है, जब ये हमारे पास NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, जो NH3 है ये क्या करेगा, HCl से एक जो हाइड्रोजन है वो ले लेगा, तो ये NH4 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो Cl है वो Cl नेगेटिव आयन में जो है वो क्लोराइड आयन में जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, जो NH3 है उसने क्या किया है, दूसरे सब्सटेंस से HCl से उसने क्या किया, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, मतलब एक हाइड्रोजन उसने एक्सेप्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड ये क्या है हमारे पास, ये बेस है। तो ये ही दोनों का बेसिकली जो है वो डिफरेंस है। अर्हीनियस ने कहा था कि वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, बेस जो है। लोरी ब्रोंस्टेड या ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा था कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। एक ने कहा था हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, दूसरे ने कहा था वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो दैट आर द बेसिस अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से ये आपने उसको लिखना है, एग्जाम्पल भी देनी है, दोनों की एग्जाम्पल आप लोगों ने इसके साथ देनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ 10.1 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब वो आपसे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के वो पूछ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है कि क्या करता है, वो न्यूट्रल कर देता है। यहाँ पे देखें, हमारे पास HCl है, ये देखें होना किसके अंदर है, वाटर के अंदर ये सारा काम जो है वो होना है। न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, वो वाटर के अंदर होना है। तो HCl को जब वाटर के अंदर हम लोग ऐड करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उसका अलग हो जाता है और क्लोराइड आयन उसका अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, दूसरा आपने चीज़ ये याद रखनी है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है वो एसिड और बेस के दरमियान में हो रहा होता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हम लोगों ने NaOH भी डाला हुआ है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमारे पास सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और उसके साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। अभी वाटर के अंदर हम लोगों ने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला हुआ था। इसमें से देखें वाटर के अंदर कितने आयन्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है और OH आयन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये होना है कि ये जो हाइड्रोजन है इसने इस OH आयन के साथ रिएक्शन कर लेना है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में क्या करना है, रिएक्शन करके हमारे पास जो है H2O बना लेना है। तो हमारे पास देखें एक्चुअली क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन और OH आयन आपस में रिएक्ट करके तो क्या बना रही होती है, H2O
बना रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है। न्यूट्रल हमारे पास देखिए बाकी क्या रह जाएगा, सोडियम और क्लोराइड रह जाएगा, ये आपस में रिएक्शन करके तो NaCl बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहे होंगे, अपने आप को न्यूट्रल कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होगा। इसको अगर आप एक फॉर्म में लिखना चाहेंगे, एक ही केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे HCl, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे NaOH, जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बनेगा और हमारे पास H2O बनेगा। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो है वो कंप्लीट इक्वेशन है, वो आपने इस तरीके से लिखनी है। ठीक हो गया। ये देखें ना हमारे पास कैसे इसने न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने का बेसिकली मकसद होता है कि उसमें ना एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट बना है NaCl, ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल सॉल्ट है। इसके अंदर ना एसिडिक है और ना हमारे पास ये बेसिक है, ना OH है ना इसके पास हाइड्रोजन है। इसने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो आप इसमें लिखेंगे कि जब एसिड और बेस वाटर में ऐड किए जाते हैं तो एसिड क्या करता है, अपना हाइड्रोजन आयन देता है, बेस क्या करता है, अपना O आयन देता है। ये देखें हमारे पास HCl क्या था, हमारे पास एसिड था, इसने क्या दिया, H आयन दिया हुआ है। और जो NaOH है ये हमारे पास क्या है, बेस है, इसने अपना OH आयन दिया हुआ है। और ये दोनों आयन्स ने आपस में रिएक्ट करके जो है वो क्या करना है, वाटर बनाना है। ये वाटर बना हुआ है हमारे पास। तो ये इसने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वाटर बन गया। और उसके साथ ये जो पीछे चीज़ बच गई वो हमारे पास क्या, NaCl बच गई। वाटर तो ऑलरेडी वाटर था, ये देखें ना, वाटर तो वाटर था, तो ये भी वाटर ही है। ठीक है, तो इसलिए उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, ये चीज़ चेंज होगी, ये दोनों चेंज होकर NaCl में चलेगा, जो कि न्यूट्रल होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। इसके अंदर ना हाइड्रोजन है ना इसके अंदर OH आयन है। तो इसलिए ये क्या हो गया, न्यूट्रल कर दिया इसने रिएक्शन को। ठीक है, तो H आयन आना है हमारे पास एसिड से, OH आयन आना है हमारे पास बेस से, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर बनाएंगे और हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैंने नीचे आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये आपने नहीं लिखना। ये इक्वेशन आप लोगों ने जो है वो लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे जो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें वो आपसे पूछ रहा है, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पेशी। अब वाटर जो है वो आपसे कह रहा है कि प्रूव करना है आपने, वो एम्फोटेरिक है, मतलब वो दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो रखता है, एसिड्स की भी और बेस की भी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आप उसको डिफाइन करेंगे कि एम्फोटेरिक होता है क्या है। एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स भी बिहेव करते हैं, जो बेस भी बिहेव करते हैं। ठीक है, उनके अंदर मतलब एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, उनके अंदर बेस की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एग्जाम्पल से आपने उसको प्रूव, जब भी वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब है आपने उसको प्रूव करके देना है, आपने एग्जाम्पल के साथ उसको करना है। तो देखिए हमारे पास HCl है, H2O, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं, अभी आपने देखना है कि वाटर को हमने फोकस करना है। HCl के साथ जब ये वाटर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास H3O आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा और साथ में क्लोराइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। मतलब ये वाटर है, इसके ऊपर देखें तो ये Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये H इससे क्या करेगा, गेन कर लेगा और हमारे पास H3O प्लस चार्ज बन जाएगा और Cl जो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, H2O क्या कर रहा है, हमारे पास H2O जो है वो प्रोटोन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एसिड है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी देखा था कि कोई भी सब्सटेंस जब वो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये क्या है, इस केस में ये बेस है। ठीक है, अभी हमने दूसरी एग्जांपल में इसको एसिड भी साबित करना है। तो इन दिस एग्जांपल वाटर हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है और एज ए बेस एक्ट। अब हमने यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखनी है, उसमें देखें हमारे पास वाटर है, जब ये रिएक्ट करेगा NH3 के साथ, जब ये NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो अब जो NH3 है ये इसमें से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो ले लेगा, H2O से एक हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा। मतलब H2O जो है उसने क्या किया है, H आयन जो है वो डोनेट किया है। तो हमारे पास जो है वो NH4 प्लस आयन बन जाएगा और उसके साथ OH नेगेटिव आयन जो है हमारे पास बन जाएगा। इस केस में देखें तो H2O ने क्या किया, एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया है, इसका मतलब है ये एसिड है। NH3 ने क्योंकि एक्सेप्ट किया है तो इसलिए NH3 क्या हमारे पास बेस है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास जो H2O है वो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि हमारे पास जो H2O है वो एज ए एसिड भी बिहेव करता है और एज ए बेस भी बिहेव करता है, इसलिए वो क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पेशी। ठीक है, तो वाटर एज ए बेस भी बिहेव करता है और एज ए एसिड भी बिहेव करता है। आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स के साथ लिखनी है। पार्ट नंबर 4 देखें, टेस्ट आंसर 10.1 का, उसमें कह रहा है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट NH3 इज ब्रोंस्टेड लोरी बेस बट नॉट अर्हीनियस बेस। अब वो कह रहा है कि NH3 है ये अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी जो है वो बेस है।
ठीक है। बेस मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस क्या था कि इसने क्या करना है, ओ एच आयन प्रोड्यूस करना है। अगर आप यहाँ से भी इसको देखें तो NH3 के अंदर हमको जो है वो ओ एच आयन नज़र ही नहीं आ रहा। जब ओ एच आयन नज़र ही नहीं आ रहा तो ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस कैसे एक्ट करेगा, कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि NH3 कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन एंड एक्ट एज अ ब्रोंसिडोरी बेस वाइल जो हमारे पास है NH3 वो ओ एच आयन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ओ एच आयन है ही नहीं, इसलिए वो अर्हेनियस बेस नहीं हो सकता। सिंपल सा इसका फार्मूला है कि अर्हेनियस ने बोला था कोई भी सब्सटेंस जो ओ एच आयन प्रोड्यूस करके दे उसको क्या बोलते हैं, बेस। लेकिन इसके अंदर तो ओ एच आयन है ही नहीं। जब ओ एच आयन अंदर इसके अंदर है ही नहीं तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये अर्हेनियस बेस नहीं हो सकता। लेकिन ये एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है। अभी हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर भी देखा, इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया था वाटर से, इसलिए जो ब्रोंसेड लोरी है वो एज ए बेस के तौर पर ये एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखेंगे NH3 जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन जब एक्सेप्ट करेगा तो NH4 प्लस आयन और हमारे पास जो है OH आयन बन जाएगा। ये आपने इस तरीके से लिखना है। अच्छा, यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि ये रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे OH आयन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब OH आयन प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस बेस भी बन गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये OH जो आयन है ये NH3 का नहीं है, ये OH आयन है H2O का। OH आयन H2O से निकला है, ना कि NH3 से निकला है। उसने आपसे वाटर नहीं पूछा होगा, उसने आपसे NH3 पूछा हुआ है। तो NH3 ने ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं किया, ये OH आयन वाटर ने प्रोड्यूस किया है। इसलिए NH3 क्या है हमारे पास, स्टिल ये अर्हेनियस का बेस नहीं है। ठीक है। दो के हमारे पास रिएक्शन में ओ एच आइन नज़र आ रहा है, ऑफकोर्स ओ एच आइन नज़र आएगा क्योंकि ये वाटर से निकला हुआ है, H2O से निकला हुआ है। H2O एज ए आर्हीनियस बेस एक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे पास NH3 नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ओ एच आइन को देख के। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसमें आपसे पूछ रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बताना है, एक्सप्लेन भी करना है और बताना भी है। तो देखें जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट वो क्या है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। ठीक है। अभी हमारे पास ये मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है वहाँ पे लिविस का कॉन्सेप्ट, उसने क्या कहा था, इसमें जो है ना वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट हो रहा होता है। बाकी सब कॉन्सेप्ट में तो सिंगल हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट हो रहा था या डोनेट हो रहा था, लेकिन लेविस ने कहा था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है और दूसरा क्या कर रहा होता है, उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, और हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा होता है, और जो हमारे पास रिजल्टेंट सब्सटेंस माना होता है उसको अडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो इजीली समझ आ जाएगी। ये देखिए ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, इसमें मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए ये हमारे पास नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन के जो बाहर आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। ठीक है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई होती है। ठीक हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर में लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, इसको अमोनिया भी बोलते हैं नाइट्री को। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। ये जो बॉन्डिंग वाले होते हैं ना हाइड्रोजन के साथ, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये जो अलग होते हैं जिन्होंने किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनाई होती, इनको बोलते हैं लोन पेयर। अच्छा, जो लेविस कॉन्सेप्ट था ये डिपेंड करता था कि उस सब्सटेंसेस के ऊपर जिनको या तो लोन पेयर की ज़रूरत होती थी या उनके पास लोन पेयर मौजूद होते थे, सिर्फ वही जो सब्सटेंसेस थे वही अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर आते थे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास इसके पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अमोनिया के पास, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दे सकता है। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन आयन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हमने निकाला हुआ है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। इसका मतलब है इस हाइड्रोजन आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जीरो होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 तो इसको कोई देने से रहा नहीं, तो इसका मतलब है कि इसने डुप्लेट रूट के अकॉर्डिंगली चलना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि इसको लोन पेयर किसी से लेना है, किसी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है।
तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, ये इधर अप्रोच करेगा नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन को बोलेगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ये दो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इनकी मुझे ज़रूरत है, आप ये मुझे दे दें। अच्छा, अभी इस केस में क्या होता है, इसमें जो कंप्लीट जो ट्रांसफ़र है ना वो नहीं हो रहा होता, बल्कि ये आपस में मिक्स होके ये बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। ठीक है ना? कंप्लीट शेयरिंग जो है जो उसको कंप्लीटली नहीं दे देगा कि तुम परमानेंट ही ले लो, परमानेंट उसको दे देगा, कंप्लीट दे देगा तो खुद क्या करेगा? ठीक है, खुद इसके पास 2 टू 4 टू 6 रह जाएँगे, तो ये खुद जो है वो डेफ़िशिएंट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही होती, बल्कि ये आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर करने हैं। तो इसलिए इसको जो है वो इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट के साथ लिखते हैं और इसके ऊपर प्लस का साइन दे देते हैं। प्लस का साइन इसलिए देते हैं कि इसके ऊपर ये जो हमारे पास टोटल ओवरऑल अब बन गई, बॉन्डिंग बन गई, इसके ऊपर स्टिल ओवरऑल जो है वो प्लस चार्ज है। स्टिल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफ़िशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके पास स्टिल 1 प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है ना? इस ओवरऑल पूरे में देखेंगे तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा है जो हाइड्रोजन वाला है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो ऊपर प्लस का साइन जो है वो दिया जाता है। इस बी एलिमेंट ने वो लोन पेयर डोनेट करना होता है, उसकी तरफ इसकी टेल होती है, और जिसने एक्सेप्ट करना होता है उसकी तरफ इसका हेड होता है। तो ये इसको ऐसे जो है वो डायग्राम को बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, और ये हमारे पास क्या है, अडक्ट है। अब समझ आई, ये हमारे पास क्या है, अडक्ट है। तो अब अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा है, जिसमें क्या कर रहा है अमोनिया, क्या कर रहा है हमारे पास डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन आयन हमारे पास जो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बॉन्डिंग बन रही है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रही है, और ये अडक्ट की सूरत में जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, इसको अडक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने लिविस कॉन्सेप्ट का याद रखना है। जो डोनेट करेगा वो लिविस बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो लिविस एसिड होगा। हाइड्रोजन आयन ने अब एक्सेप्ट किया है तो इट इज़ लिविस एसिड, और अमोनिया ने क्या किया है, डोनेट किया है, तो वो लिविस बेस होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है इसका, उसमें वो कह रहा है डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविस एसिड। लिविस एसिड की आपने डिफाइन भी करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं। तो सिंपल डेफिनेशन तो वही है कि कोई भी सब्सटेंस जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लिविस एसिड होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब उसने लिविस एसिड की ही बात की है, उसने बेस की बात नहीं की। उसने कहा है कि लिविस एसिड आपने बताना है कि क्या होता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। लास्ट वाली हमारी एग्जांपल में किसने एक्सेप्ट किए थे, हाइड्रोजन आयन ने एक्सेप्ट किए थे, इसलिए हाइड्रोजन आयन क्या हमारे पास लिविस एसिड होता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इनके जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने इनके जो ऑटोनोमस शेल होते हैं उनके अंदर इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। ऑफ कोर्स वो कम होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर पूरे हो तो वो नहीं कर सकते। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कम होते हैं। ऑफ कोर्स वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन कम भी होंगे। इसके अलावा ये जो है वो सिंपली क्या करते हैं, जो कटाइंस हैं वो हमारे पास सिंपली एज ए लिविस एसिड ऐड करते हैं। कटाइंस ये होते हैं कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कटाइंस क्या होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला हुआ होता है। जब किसी चीज़ में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है तो उसके अंदर ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो जो कटाइंस होंगे वो एज ए लिविस एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन उनके अंदर कम होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जो अनाइंस होते हैं, वो एज ए लिविस एसिड एक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज होंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 7, उसमें वो कह रहा है वाई BF3 बिहेव्स एज अ लिविस एसिड। अब अगर जो BF3 है ये एज ए लिविस एसिड जो है वो क्यों ऐड करता है, इसकी क्या वजह, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो है वो कम होंगे, इसलिए ये एज ए लिविस एसिड जो है वो ऐड करते हैं। तो डायग्राम से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास उसने BF3 आपसे पूछा है। BF3 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे वही सेम अमोनिया मैंने बनाया है। अमोनिया वही जो पहले हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर रहा था, सेम अमोनिया में जो नाइट्रोजन उसके पास दो जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मतलब एक उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है। BF3 की तरफ आ जाएं, हमारे पास जो BF3 है, ठीक है, जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो बोरोन के जो आउटरमोस्ट शेल होता है इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है जब ये F के साथ रिएक्ट करेगा, F के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसको एक चाहिए, और वो एक ये ले लेगा, बोरोन के साथ शेयरिंग करेगा।
तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ये एक और फ्लोरीन आता है, ये बी के साथ एक और इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। ये फ्लोरीन आता है, ये बोरोन के एक और के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। मतलब एफ 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 ये तीनों जो फ्लोरीन है इनके हमारे पास जो है वो इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए। अब आ जाती है बारी हमारे पास बोरोन की। बोरोन यहाँ पे देखें तो हमारे पास बोरोन के पास 1 2 एक फ्लोरीन से शेयर किया हुआ 2 योग है, 2 योग है 4, 2 योग है 6। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में जो शेयरिंग के साथ जो टोटल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट इसके अंदर कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि बोरोन के पास स्टिल कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो अकॉर्डिंग टू लेविस हमारे पास ये क्या एक्ट करेगा, एज ए एसिड एक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए ये क्या होता है, हमारे पास लेविस एसिड होता है। और ये एक्सेप्ट करके तो हमारे पास जो है वो अडक्ट इस सूरत में बनाता है। अब इसमें आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो मैंने शो नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतनी ही नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है। तो यहाँ पे आपने ये गलती यहाँ पे नहीं कर देनी, प्लस माइनस चार्ज नहीं लगाना। प्लस माइनस चार्ज तभी लगेगा जब रियल में यहाँ पे अगर आपके पास प्लस जो है वो चार्ज होगा तब यहाँ पे प्लस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे बोरोन का चार्ज Pf3 का चार्ज जो है वो ज़ीरो था, उसमें जितने प्रोटॉन्स थे उतनी इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन हाइड्रोजन आयन के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम था, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इधर भी पॉजिटिव चार्ज था, इधर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये आपने सेम ऐसे ही लिख देना है। तो आपने लिखना है Bf3 बिहेव करता है लिविस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैंने आपको बताया ना उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिविस एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास 8 है उसमें वो कह रहा है वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेड लोवरी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द नेचर अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। अब वो कह रहे हैं हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो वाटर है हमारे पास वो एम्फोटेरिक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा कि वाटर जो है वो प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी तो वो क्या है, एम्फोटेरिक है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी नेचर अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू लेविस ये एसिड है कि बेस है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास हमने वाटर को एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे 2 इसके और भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर देखें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। इसमें से 2 तो हाइड्रोजन के साथ लगे हुए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। अभी पीछे इसके पास 2 लोन पेयर जो है वो बाकी है। इसका मतलब है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देने की कैपेसिटी रखता है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी रखता है तो इट मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू लेविस क्या होगा, ये बेस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कोई भी इसके साथ जो है वो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है, जब ये इसके करीब आएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो शेयर करवाएगा इसके साथ। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और ये हमारे पास सडक्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट हमारे पास जो वाटर है ये क्या है, ये लिविस बेस है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे वाटर एक्ट एज लिविस बेस बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ 10.2 है उसमें वो आपसे पार्ट नंबर 1 में पूछ रहा है when acids react with carbonates and bicarbonates which gas evolves। अब वो कह रहे हैं कि बेस एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है। तो ये सिंपल जो है वो केमिकल इक्वेशन अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो नहीं दे सकते। कार्बोनेट के अंदर भी हमारे पास देखें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, बाइकार्बोनेट्स के अंदर भी हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी गैस हमारे पास बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास कार्बोनेट्स की पहले आपने उसको एग्जांपल देनी है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, एसिड के साथ आपने रिएक्ट करना है तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हमारे पास जो है वो H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास देखें Ca, Ca के ऊपर प्लस चार्ज होता है +1, इसके ऊपर -1, ये CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर सॉरी +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो कार्बोनेट्स के रिएक्शंस हैं और जो बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शंस हैं वहाँ पे मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं टेस्ट योरसेल्फ में लॉन्ग क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में थोड़ा तेज़ इसलिए करवाता हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो
इधर आके दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, तो वाटर, ये दो हाइड्रोजन है ना, इनके साथ आके क्या कर लेगा, हमारे पास वाटर बना लेगा। इसके अलावा हमारे पास जो CO2 बच जाएगा वो हमारे पास इवॉल्व हो जाएगी, वो हमारे पास गैस बन जाएगी, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो जो आपके पास है, अल्लाह आपका भला करे, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब उसने दोनों से पूछा है ना, कार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट भी। सोडियम बाइकार्बोनेट जब ये रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बनता है सोडियम सल्फेट, सॉल्ट बन गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर फॉर्म हो गया। अब इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हुई है। इसका मतलब है कि एसिड जब भी रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो आपके पास जो गैस बनेगी दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है। आप लोगों को अगर ये एग्जांपल आती होगी तो आप लोगों ने लाजमी लिखनी है साथ में, मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। इससे वो मे भी आपके मार्क्स जो है वो काट ले, क्योंकि यहाँ पे उसने एस सच को लिखा तो नहीं है कि को आप बाई इक्वेशन करके बताएं, एग्जांपल देके बताएं। सिर्फ उसने आपसे पूछा है कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो ये भी लिखना है कि चलेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल्स आती हैं तो वो भी साथ में लिख लें। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, जो पार्ट नंबर 2 है टेस्ट योर सेल्फ 10.2 का, उसमें वो कह रहा है विच टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स प्रोड्यूस SO2 गैस ऑन रिएक्टिंग विद एसिड्स। अब वो कह रहे हैं कि जब SO2 गैस जो है वो, विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स हैं जो SO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं जब उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि सॉल्ट्स ने एसिड के साथ रिएक्ट करना है और हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होनी है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होनी है, इसका मतलब है कि सल्फेट्स होने चाहिए, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। देखिए हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, ये रिएक्ट करेगा हमारे पास HCl के साथ। अब हमने सॉल्ट उसने कहा है, सॉल्ट जिसके अंदर सल्फेट होंगे तो वो SO2 प्रोड्यूस करेगा ना, सल्फेट नहीं, वो क्लोराइड होंगे, Cl होगा, तो वो कैसे SO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और हमारे पास जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। देखिए जिस तरह हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा था ना, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि हमने जो है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यूज़ किए थे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी। जब हम सल्फेट या बाईसल्फेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास सल्फर प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा हमारे पास जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और हमारे पास जो है वो H2O प्रोड्यूस। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि जब हम सल्फेट या बाईसल्फेट यूज़ करेंगे, दैट्स द टाइम विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लिखेंगे मेटल सल्फाइड्स, सल्फाइड्स या बाईसल्फाइड्स जब रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। मेटल सल्फाइड्स होते हैं, कैल्शियम मेटल होती है, सोडियम भी हमारे पास मेटल होती है, तो ये मेटल के सल्फाइड्स या बाईसल्फाइड्स। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। अब यहाँ पे उसने सिर्फ ये पूछा है कि विच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, तो इसलिए ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपको ये इक्वेशंस आती हैं तो ये भी आप नीचे लिख लें, ताकि आपको मार्क्स हैं वो पूरे वो दे दे, अदरवाइज हो सकता है माइट भी कि वो आपके मार्क्स थोड़े बहुत काट ले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें वो आपसे पूछा है गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ आप लोगों ने लिखने हैं, ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट जो कि हमारी सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है वो फ्रूट्स की यील्ड्स को, वेजिटेबल्स की यील्ड को और अदर दूसरी सब्जियों की यील्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, वो भी कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। ठीक हो गया। तो ये सारे यूजेस आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सक्लूसिव भी लिख सकते हैं, वो आपके जो एक्सक्लूसिव होते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं, उनको बनाने के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा आप पेंट्स, डाइस, ड्रग्स, इनके अंदर यूज़ होता है, तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप 3 भी लिख देंगे तो काम जो है आपका चल जाएगा। तो आप एक्सक्लूसिव लिख सकते हैं, पेंट लिख सकते हैं, डाइस लिख सकते हैं, ड्रग्स, फर्टिलाइज़र्स। ठीक है। तो फ्रूट्स की यील्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसमें हम आपसे पूछ रहे हैं नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिजेक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। अब आपसे कह रहा है कि आपने गैस बतानी है कौन सी जो है वो लिबरेटेड, मतलब कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है बेसिकली जब अल्कलीज रिएक्ट करती हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक है। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल आप लोगों ने देनी है, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम सॉल्ट, क्लोराइड, सल्फेट्स, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं।
इसने रिएक्ट करना है अल्कली के साथ, मतलब कि बेस के साथ, NaOH के साथ। अल्कलीज और अल्कलीज मतलब बेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसके अलावा हमारे पास देखें, यहाँ से देखें, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। Na है, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये इसको लेके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट उसने हमसे नहीं पूछा, उसने हमसे गैस पूछी है। इसके अलावा देखिए ये NH4 रह गया और इधर से OH रह गया। OH जो है, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, ये इस H NH4 से एक हाइड्रोजन लेके तो वाटर बना के सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब है पीछे क्या रहेगा हमारे पास, NH3 रहेगा, तो प्लस NH3 प्लस H2O। इसका मतलब है NH3 हमारे पास क्या हुई, लिबरेट हुई। जब भी इसका मतलब है अल्कलीज रिएक्ट करेंगे हमारे पास अमोनियम सॉल्ट के साथ, अल्कली मतलब कि हमारे पास जो बेस है वो रिएक्ट करेगी अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो हमारे पास NH3 गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो आप लिखेंगे कि अमोनियम गैस इवॉल्व होगी। आप इवॉल्व की जगह पे लिबरेटेड लिख लें। मैं ऑलरेडी क्योंकि टाइपिंग कर दी थी तो अभी चेंज करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। आप लिख लें कि अमोनियम गैस इज लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। क्लियर, अमोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अमोनियम गैस बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है उसमें वो कह रहा है राइट डाउन द कलर्स ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एक्वस कॉस्टिक सोडा विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट्स। अब वो आपको बेसिकली जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसका कलर वो आपसे पूछ रहा है। जब हमारे पास कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन बनता है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, वो जब हम उसके अंदर कॉपर, जिंक या आयरन डालेंगे तो हमारे पास कौन से पार्टिसिपेट बनते हैं। सबसे पहले देखें, कॉपर सोल्यूशन जो है विल फॉर्म ब्लू प्रेसिपिटेट। जब कॉपर को डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। मतलब वो उसके अंदर जो सख्त सख्त बन जाते हैं ना, ठीक है, जो उसकी रेजिडू होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जो उसके अंदर वो हार्ड फॉर्म में मटेरियल बच जाता है तो वो ब्लू फॉर्म में होगा। इसके अलावा जब उसको जिंक सोल्यूशन बनाएंगे उसका, तो हमारे पास वाइट बनेंगे। जब उसका हमारे पास फेरिक सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये बेसिकली क्या है, आपके पास जो कॉस्टिक सोडा है उसका आपने सोल्यूशन बनाना है। उसके अंदर आपने कॉपर का जो है वो डालना है सोल्यूशन, जिंक का और फेरिक सॉल्ट्स का। तो जब आप कॉपर डालेंगे तो आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट जो है वो बन जाएंगे। जब आप जिंक डालेंगे तो वाइट, और जब आप फेरिक सॉल्ट्स डालेंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है उसमें वो कह रहे हैं नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। सिंपल सा है, वो अल्कली कौन सी, अल्कली कौन सा बेस हम लोग जो यूज़ करते हैं अल्कलाइन बैटरीज बनाने के लिए। तो हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो KOH होता है, ये अल्कलाइन बैटरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। अल्कली मतलब कि बेस, ठीक है ना, जिसके अंदर OH आयन जो है वो मौजूद होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ 10.3 है वो कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है उसमें वो कह रहे हैं वाई प्योर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर वाटर है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो इसकी आयोनाइजेशन है, जो ब्रेकअप है इसका, जो आयंस में ब्रेक होता है वाटर, ये बड़े स्लो रेट से होता है, ठीक है। इसलिए ये प्योर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो है वो, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास जो है वो नहीं है। तो आप लिखेंगे कि जो प्योर वाटर है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ये बहुत स्लाइटली आयंस में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली जो सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो वाटर जो है ये बहुत स्लाइटली आयोनाइज होता है, इसलिए ये हमारे पास जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जो H2O है, ये जब आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन और OH आयन में कन्वर्ट होगा। और ये जो हाइड्रोजन आयन और OH आयन में कन्वर्ट होता है बहुत ही कम रेट से होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें वो पूछ रहा है HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाइल देयर सॉल्यूशंस आर इक्विमोलर। वो कह रहा है कि इनके सॉल्यूशन इक्विमोलर है, मतलब उनकी जो मोलर हैं वो दोनों बराबर मोलरिटी है। They have different pH values as calculated in problem 10.2 and 10.4। वो कह रहे हैं कि दोनों HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इनके जो मोल्स हैं वो भी बराबर हैं, लेकिन इनकी जो pH की वैल्यू है वो डिफरेंट है। वाई दे हैव डिफरेंट pH वैल्यूज। वो कह रहा है कि इनकी pH वैल्यू क्यों डिफरेंट है, ठीक है ना। वो आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, दो चीज़ आपको बता रहा है। पहली चीज़ आपको वो बता रहा है कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, सिमिलर हो गया। फिर कह रहे हैं दोनों के मोल भी सेम है, दो ये भी बराबर हो गया, लेकिन इनकी पीएच वैल्यू जो है वो डिफरेंट है।
क्यों पीएच वैल्यू डिफरेंट है? जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग भी हैं और इक्विमोलर भी हैं, तो फिर पीएच वैल्यू डिफरेंट क्यों है? यहाँ पे उसने रेफरेंस नंबर आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम 10.2 और 10.4। उसके अंदर हमने इन दोनों की जो है वो पीएच वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो पीएच वैल्यू जो है वो डिफरेंट आई थी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं HCl देखें, HCl जो है इसके अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन आइन एक मौजूद है। H2SO4 के अंदर देखें तो दो हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए इनकी जो पीएच की वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आती है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जो प्रॉब्लम 10.2 था और 10.4 था। आप लोगों ने एग्जाम में नहीं करना, आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिखना है, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा। लेकिन जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि उसने रेफर किया है 10.2 और 10.4 को, मैं यहाँ पे आपको दोनों प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करके जो है वो बताता हूँ। ये हमारे पास 10.2 था, हमारा जो प्रॉब्लम 10.2 उसने बात की। अच्छा देखिए, इसमें भी जो इसके जो हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड होगा ये 0.01 मोल होगा, और जो हमारे पास 10.3 थी उसके अंदर भी 0.1 मोल ही होगा। HCl देखें, HCl जब आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन बनता है, एक हाइड्रोजन आयन बनता है, याद रखना अपनों में एक हाइड्रोजन आयन बनता है और एक ही क्लोराइड आयन बनता है। पीएच का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, माइनस लॉग और ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन। और पीएच और पीओएच की वैल्यू जब ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल 14 आता है। ये आपके इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे समझाने के लिए इररेलेवेंट है, लेकिन ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। अब HCl की मोलैरिटी है 0.01 मोल, ठीक है ना, एक मोल के अंदर जो HCl है वो 0.01 है। अब हाइड्रोजन आयन कितनी है, 1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एन की मोलैरिटी होगी वो 1 मल्टीप्लाई बाय जितनी इसकी है 0.01, तो वो हमारे पास 1 इंटू 0.01 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने इसकी जो है वो पीएच निकालनी है। यहाँ से पीएच निकालेंगे तो हमारे पास माइनस लॉग एच आइन, ब्रैकेट के अंदर एच आइन होता है, माइनस लॉग ऐसे ही रहेगा, एच आइन हमारे पास देखें वो कितना आया 0.01, ये वाली इसकी वैल्यू, तो वो मैंने 0.01 लिख दिया, माइनस लॉग, और ये 0.01 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻², क्योंकि पॉइंट इधर है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से लेके जाना है 1 तक, तो ये 2 जो है वो डेसिमल मूव हुआ है राइट साइड पर, इसलिए पावर -2 आ गई। अब देखें तो -2 जब लॉग ले रहे होते हैं तो जो पावर होती है ना वो स्टार्ट में आके इसके साथ जो भी डिजिट होता है उससे मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे लॉग के साथ क्या है, -1, तो -2 -1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 लॉग 10। लॉग 10 जो होता है वो होता है 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है +2। +2 जब इस लॉग 10 का जो आंसर 1 आना है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है कि जो HCl है इसकी जो पीएच की वैल्यू है वो है 2। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 10.2 था। अब आ जाए 10.4, जो प्रॉब्लम नंबर 10.4 है हमारा। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है 0.01 मोल सोल्यूशन जो है वो गिवन है। इसका मतलब है कि H2SO4 जब आयंस में कन्वर्ट होगा ये दो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा और एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके दो मोल्स हैं, इसका मतलब है कि H2SO4 की मोलैरिटी कितनी है, 0.01 टाइम्स 2, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो है, एक हाइड्रोजन के अंदर 0.01 होगा जितनी इसके अंदर होगी, टाइम्स ये दो है तो 2 होगा। तो इसका मतलब है कि टोटल जो हाइड्रोजन आयंस की होंगी वो 2 इंटू 10⁻⁻² मोल होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड दो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 2 इंटू 10⁻⁻² मोल होगी। अभी हमने वही फार्मूला सेम लगाना है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन हमारे पास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻², वो मैंने लगा दिया। अच्छा, अब ये लॉग का रूल होता है कि जब भी लॉग के बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब इनको अलग अलग लिखना होता है तो प्लस का साइन आ जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2, ये माइनस तो साथ में रहेगा ही रहेगा इधर। अच्छा, ये माइनस फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आपने याद रखना है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास log 2 है प्लस log 10⁻⁻² है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे पास माइनस दोनों के साथ आना है, तो -log 2 माइनस log 10⁻⁻², ये ऐसे किया हुआ है। log 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 0.3, साथ में माइनस का साइन ऐसे ही लगा रहता है। फिर आगे आ जाए हमारे पास ये पावर है ऊपर, तो ये स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये +2 हो गया, जब ये स्टार्ट में आएगी तो +2 हो जाएगी log 10। अच्छा, ये 0.3 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -0.3 हो जाएगी, ये 2 है, log 10 का आंसर 1 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 ही आंसर आता है, तो 2 + 2 -0.3 करेंगे तो 1.7 आंसर आता है। इसमें देखें तो जो पीएच की वैल्यू है वो 1.7 है, यही वो आपसे कह रहा है कि दोनों की मोलैरिटी सेम है, 0.01 है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं,
लेकिन जो हमारे पास HCl है उसकी मोलैरिटी 2 आई है और हमारे पास जो H2SO4 है उसकी मोलैरिटी 1.7 आई है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। अभी आपने इसका आंसर लिखना है। तो बैक आ जाए क्वेश्चन की तरफ, यही हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये मोनो बेसिक एसिड है। ठीक है ना, मोनो बेसिक एसिड है बिकॉज इट्स वन मोल गिव्स वन मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक मोल उसका एक ही हाइड्रोजन आयन जो है वो दे, मोनो मतलब एक ही हाइड्रोजन जो है वो दे रहा है। ठीक है ना, टू कंप्लीट इट्स आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे आपने इसकी जो है वो केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो हमारे पास है कि HCl है, ये जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हमारे पास क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखें तो ये मोनो बेसिक रेड एसिड जब वो है, ठीक है, एक ही इसने जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है। अभी दूसरे केस में आ जाए, हमारे पास H2SO4। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये डाई बेसिक एसिड है। मतलब इसके अंदर जो एक मोल ऑफ H2SO4 होगा ये 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, H2SO4 है, एक मोल ऑफ H2SO4 जब ये आयोनाइज होगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखें तो HCl ने एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस किया है लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास H2SO4 है इसने क्या किया, इसने 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस किए। इसलिए जो पीएच की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है क्योंकि पीएच की वैल्यू डिपेंड करती है कितने आयन्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। तो आप लिखेंगे सिंस एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, देयरफॉर पीएच वैल्यू ऑफ H2O4 इज स्मॉलर देन HCl। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते जाएंगे उतने ही उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो स्मॉल होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके, क्योंकि वो नेगेटिव लॉग होता है, ठीक है ना, इसलिए कम होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है वाई आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर है जिसको KW बोलते हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? ये होता है हमारे पास KW, ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री। अच्छा, जो PH प्लस POH करते हैं और आंसर उसका 14 आता है वो बेसिकली 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है। अगर टेम्परेचर हम उसका चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आयोनाइजेशन होती है, जो हाइड्रोजन और OH आयन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी क्वांटिटी भी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आप लिखेंगे कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करती है। It produces greater number of hydrogen and OH ions at high temperature and therefore ionic product constant of water is dependent on temperature। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो H और OH आयन है वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। इसलिए जो प्रोडक्ट है वो, यहाँ पे जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की आपने क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो ऑफकोर्स उसका जो अल्टीमेटली आंसर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको आंसर देना है। नेक्स्ट देखेंगे उसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड पी एच। अब वो पी और पी एच आपको जो है वो डिफरेंशिएट, पी एच तो आपको, पी एच का तो आपको मालूम है कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हमारे पास जो पी है ये फास्फोरस होता है। तो आप लिखेंगे जो पी है सिंपली एन अल्फ़ाबेट है। ठीक है, वाइल पी बिफोर द सिंबल मीन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दैट सिंबल। पी सिंपली एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जिसको पी बोलते हैं ABCDEFGHIJKL। ठीक है, तो पी सिंपल एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन एच लगाना, पी के बाद एच लगाना, ठीक है, या किसी भी सिंबल से पहले पी का आना, मसलन अभी एच के पहले जो है वो पी आया हुआ तो इसका मतलब होता है कि उस सिंबल का पी क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। पी बेसिकली होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर जो उसके साथ आ रहा होता है। मतलब अभी हमारे पास पी एच है तो ये नेगेटिव लॉगरिथम होगा एच का, लेकिन अगर हमारे पास पी ओ एच आ गया तो इसका मतलब है एक नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओ एच। अगर पी के आ गया फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। ठीक है ना, तो जो भी उसके साथ सिंबल आ रहा होगा नेक्स्ट, उसका वो नेगेटिव लॉगरिथम होगा, उसको पी एच बोलते हैं। देयरफॉर जो पी एच है वो नेगेटिव लॉगरिथम हो गया ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो टेस्ट योर सेल्फ 10.4 है, इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आपसे पूछ रहे हैं हाउ आर द सॉल्ट्स नेम। सॉल्ट्स में उनको कैसे नेम जो है वो देते हैं, ये ऑलरेडी ब्रीफली सारे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं।
तो देखिए जो सॉल्ट होता है वो बेसिकली नेम दिया जाता है, जो फर्स्ट उसका जो नाम आता है ना, फर्स्ट आता है वो मेटल, जिस मेटल से वो निकलता है। बेसिक रेडिकल जो उसका बेसिकली होता है, मेटल जिस मेटल सोडियम से निकल गया फॉर एग्जांपल, या मैग्नीशियम से निकल गया, जिससे भी निकल गया, जिस भी मेटल से निकल गया, वो नाम आता है। फिर उसका एसिडिक रेडिकल आता है, वो किस एसिड के साथ रिएक्शन हुआ था उसका और वो बना था, उसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम है ये मेटल है, ठीक है, क्लोराइड है ये HCl से निकला है। अब इसका मतलब है कि सोडियम मेटल ने HCl के साथ रिएक्शन किया था तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना था, ठीक है ना। तो क्लोराइड निकला है एसिड से, एसिडिक रेडिकल है क्लोराइड, और जो सोडियम है ये बेसिक रेडिकल है, ये मेटल से निकला है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो नाम देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर इसका 2 है, इसमें नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड्स। अब जिंक ने रिएक्ट करना है कुछ एसिड्स के साथ, जिंक मेटल है, तो कौन से सॉल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले जिंक ने रिएक्ट करना है नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर जिंक ने रिएक्ट करना है फास्फोरिक एसिड्स के साथ, फिर जिंक ने रिएक्ट करना है एसिटिक एसिड्स के साथ। तो देखिए हमारे पास आंसर में सबसे पहले जिंक रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा जिंक नाइट्रेट। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा ना, जो मेटल रिएक्ट कर रही होगी पहले नंबर पे तो उसका नाम आना है जिंक। फिर आगे कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ से नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह क्लोराइड्स प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फेट्स प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जो भी एसिड के साथ लगा होता है उसके सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड्स जो भी होता है वो सेकंड नंबर पे आ जाता है, तो नाइट्रेट यहाँ से आता है। तो जिंक नाइट्रेट, ZN, और NO3 के बाहर ब्रैकेट के 2 लगा होता है, फार्मूला भी लिखना आपने। नंबर 2 पे फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, तो हमारे पास जिंक फास्फोट फास्फेट जो है वो प्रोड्यूस होगा, Z3PO4 और ब्रैकेट के बाद 2। तीसरे नंबर पर एसिडिक एसिड के साथ तो जिंक एसीटेट जो है हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूले भी इसके साथ में लिख दिए। पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं, उसमें वो कह रहा है हाउ कैन यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड्स। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ऑफ कोर्स जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके अंदर ना हाइड्रोजन होता है ना इनके अंदर OH होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक होंगे। जिनके अंदर OH होगा वो जो हमारे पास जो है वो बेसिक नेचर के होंगे। लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। अभी देख लेते हैं एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के अंदर जो आयंस हैं, देखिए अब उसने न्यूट्रल कंपाउंड्स बात की है। आयंस है हमारे पास और चार्ज है हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg Mg, ठीक है। आयंस का भी बात करनी है, Mg एक आयन है, प्लस वाला एक आयन है। Cl देखें हमारे पास, तो Cl के दो आयंस हैं इस MgCl2 के। इसका मतलब है कि आयंस इसके डिफरेंट हैं, ठीक है, आयंस इसके डिफरेंट हैं लेकिन चार्ज सेम है। देखें कैसे, Mg के ऊपर होता है +2 चार्ज, Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, लेकिन Cl दो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास -2 हो जाएगा। तो MgCl2 के पास ओवरऑल देखें तो चार्ज इसका कितना होगा, +2 -2 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप इसको एसिड और बेस की कंपैरिजन से बता रहे हैं, तो इसके अंदर ना हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको और ना ही इसके अंदर आपको OH आयन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सॉल्ट्स आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल MgCl2 कंटेन्स 2 + 2 चार्ज ऑफ मैग्नीशियम एंड -2 चार्ज ऑन क्लोरीन विच मेक्स MgCl2 न्यूट्रल। ये नीचे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये बड़ा आसान है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, ये डॉट के बाद जो नंबर लगा हुआ है ये होते हैं। मसलन ये डॉट 5, ये डॉट 2, इसका मतलब होता है ये 5 पेंटा और ये 2 हमारे पास जो है वो डाई हो गया। तो आप लिखेंगे कॉपर सल्फेट जो है वो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करता है, और जो कैल्शियम सल्फेट है इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जो पॉइंट के बाद नंबर वाटर से पहले लिखा होता है ना, वो उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट देखें जो पार्ट नंबर इसका 5 है, उसमें आपसे पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल विच गैस वुड इवॉल्व इन द रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आप लोगों ने बताना है कि एक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होगी, कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी, एग्जाम्पल के साथ बताना। देखिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, HCl हमारे पास एसिड है, ये रिएक्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी।
ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ अ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, जो मेटल होती है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। हाइड्रोजन जो हमारे पास एसिड का हाइड्रोजन होता है इसको रिप्लेस कर देती है, इसको निकाल देती है, इसको डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह पे खुद आ जाती है। मैग्नीशियम इधर आके एच की जगह पे ले लेगी तो MgCl2 बन जाएगा हमारे पास और एच अलग हो जाएगा। अब इधर मैग्नीशियम एक ही थी तो एच अलग होकर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो आपने इसको ऐसे लिखना है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रिप्लेस्ड होता है बाय रिएक्टिव मेटल। मेटल के साथ सोडियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, जिंक हो सकती है, आयरन हो सकती है और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन जो है वो गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है। आपने ये एग्जांपल भी साथ में लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो टेस्ट योरसेल्फ 10.5 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, उसमें वो आपसे पूछते हैं नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की कितनी टाइप्स हैं आपने लिखनी है। नंबर 1 में नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, नंबर 2 में एसिडिक सॉल्ट्स हैं, नंबर 3 में बेसिक सॉल्ट्स हैं, नंबर 4 में डबल सॉल्ट्स हैं, नंबर 5 में मिक्स सॉल्ट्स हैं और नंबर 6 पे कम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। ये सारे आपने लिखने हैं, इसमें से एक भी आप लोगों ने मिस जो है वो नहीं करना, वरना वो नंबर मिस करेगा आपके। इसके बाद आ जाए प्रॉब्लम नंबर पार्ट नंबर 2 में, उसमें वह कह रहा है H3PO4 इज़ अ वीक एसिड बट इट्स सॉल्ट Na3PO4 विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन इट। ठीक है ना। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, H3PO4 हमारे पास क्या है, ये एक वीक एसिड है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ये उसका बेसिकली मतलब है, ये वीक एसिड है और NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास सोल्ट प्रोड्यूस करेगा, सोडियम फास्फेट। ये हमारे पास Na3PO4 क्या है, ये न्यूट्रल है। ये उसका क्वेश्चन बेसिकली है। क्वेश्चन में उसने उल्टा पुल्टा इंग्लिश लिखी हुई है, समझ नहीं आ रही बेसिकली कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि H3PO4 ये वीक एसिड है, ये जब रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ तो उसका जो सोल्ट प्रोड्यूस होगा Na3PO4 ये न्यूट्रल होगा। एक्सप्लेन करना है कि क्यों। ठीक है, अब देखें हमारे पास H3PO4 है, इसलिए रिएक्ट करना है NaOH के साथ। तो ये क्या करेगा, अब ये 3 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। 3 मोल इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। इन 3 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव होना चाहिए। ये 3 स्टेप में बेसिकली हो रहा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड स्टेप तक हो रहा है। डायरेक्ट लिखने के लिए 3 लगाना ज़रूरी है, 3 मोल के साथ रिएक्ट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो 3 इसने हाइड्रोजन रिमूव करवाने हैं तो 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 NaOH के मोल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, Na3PO4। इसके साथ साथ हमारे पास क्या बन जाता है, 3 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तीन तीन लगाने का मतलब क्या है कि ये 3 टाइम प्रोसेस हो रहा होता है। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 1 NaOH, फिर इधर एक जो है वो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, H स्टिल रहेगा, फिर आप दोबारा करेंगे, फिर एक H रहेगा, फिर आप तीसरी दफ़ा करेंगे तो फिर H यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपने आपने इसको क्या बनाना है, न्यूट्रल बनाना है। तो 3 मोल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए 3 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये Na3PO4 बनेगा, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर ना हाइड्रोजन है और ना ही इसके अंदर OH आयन है। तो आप इसको लिखेंगे कि H3PO4 इज अ वीक एसिड but when it reacts with 3 moles of strong NaOH base it completely neutralizes and produces neutral salt Na3PO4 PO4। तो 3 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ रिएक्ट करने से क्या होता है, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि उसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन है और ना उसके अंदर OH आयन है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, उसने सारे के सारे क्या किए हैं, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसने रिमूव कर दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, OH ने इससे जितने भी हाइड्रोजन थे सारे लेके वाटर में कन्वर्ट कर दिए। तो पीछे सिर्फ Na बच गया और PO4 बच गया। ठीक है ना, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, इसलिए ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपने इसको जो है वो लिखना है, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नेक्स्ट देखें जो उसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है हाउ डज द बेसिक सॉल्ट्स टर्न्स इनटू नॉर्मल सॉल्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जो बेसिक सॉल्ट है वो नॉर्मल सॉल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होता है। बेसिक सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखिए OH जो है वो मौजूद होता है, उस OH को आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जैसे जैसे उसको रिप्लेस करते जाएंगे वो नॉर्मल, जब वो जीरो हो जाएंगे OH, तो आप वो नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर आपको 2 OH नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको आपने 2 मोल के साथ रिएक्ट करवाना है, 2 टाइम्स आपने रिएक्ट करवाना है।
तो ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में Cl आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो H2O बन जाएगा। यहाँ पे देखें लास्ट वाला जो पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, यहाँ पे देखें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो OH स्टिल है, क्योंकि पहले स्टेप में एक OH जो है वो रिमूव होगा। अब इसको दोबारा करेंगे, CaOH बाय Cl दोबारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास अब जो OH उसके पास ये एक OH रहेगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 2 मोल के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट था, ये न्यूट्रल सॉल्ट में या नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिखेंगे कि जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स में बाय रिएक्टिंग विद एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड्स। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को उसमें से जो OH है वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे HCl है, जो हमारे पास एसिड है, एसिड के अंदर H आयन मौजूद होता है, ये HOH के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। H नहीं होगा तो कैसे OH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो बेसिक होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके तो न्यूट्रल हो जाते हैं। पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें वो कह रहा है व्हाट आर द कम्प्लेक्स सॉल्ट। कम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर या देखें दो पार्ट होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है ना। एक उसका अनाइन होता है और एक उसका कटाइन होता है। तो या तो अनाइन कम्प्लेक्स हो सकते हैं या कटाइन कम्प्लेक्स हो सकते हैं। दोनों में से एक अगर कम्प्लेक्स हो गया तो इसका मतलब है वो कम्प्लेक्स सॉल्ट है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटाशियम फेरोसेनाइड। ये पोटेशियम फेरोसोनाइट के अंदर दो पार्ट हैं इसके, एक K4 है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और बाकी पूरा ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना FeCN6, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसको मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है, जो पोटेशियम फेरोसोनाइड, इसको जब ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आता है K4। इसकी जब डिसोसिएशन होती है, जब आयंस में कन्वर्ट होता है, तो मेरे पास K4 और मेरे पास जो है वो FeCN के ऊपर माइनस जो है वो चार्ज आता है -4। K के ऊपर प्लस चार्ज होता है लेकिन 4K है, तो इसलिए 4K प्लस आएगा, और Fe के ऊपर जो है वो -4 आएगा। अच्छा, अभी देखना आपने ये जो मेरे पास K है, पोटेशियम है, ये सिंपल कैटायन है। सिंपल सिंपल का मतलब होता है वो जस्ट इटसेल्फ है। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, OH हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल है। पोटेशियम, सोडियम, जो है आपका क्लोराइड हो गया, ये क्या है, सिंपल है, क्योंकि ये अकेले हैं। K है, सोडियम है, ये एक ही एलिमेंट है, उसके आयंस हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अच्छा, कटाइंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनाइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसको अनाइंस को देखें, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर C भी है, इसके अंदर N भी है, ठीक है ना। इसके अंदर कितने, इसमें अंदर 3 एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है। इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स है। ये कम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स अनाइंस। तो ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर या सिंपल कटाइन हो और कम्प्लेक्स अनाइन हो, या अदरवाइज वाइस वर्सा भी हो सकता है। सिंपल अनाइन भी हो सकता है और कम्प्लेक्स कटाइन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, दोनों में से एक का कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। दोनों में से एक का कम्प्लेक्स अनाइन हो या कटाइन हो तो वो क्या होगा, हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो आप लिखेंगे कम्प्लेक्स सॉल्ट्स जब डिसोसिएशन होती है उनकी तो वो सिंपल कैटाइंस प्रोड्यूस करते हैं और कम्प्लेक्स अनाइंस प्रोड्यूस करते हैं, या वाइस वर्सा। और एग्जांपल आपने नीचे ये दे रही है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हमारी एग्जांपल में कैटाइन सिंपल है और अनाइंस कम्प्लेक्स हैं, लेकिन किसी और एग्जांपल में हमारे पास अनाइन सिंपल भी हो सकते हैं और कैटाइन जो है वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दोनों सूरतों में एक का कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसमें वो कह रहा है Na2SO4 इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, व्हाट आर इट्स यूज्ड। ठीक है, इसका यूज़ क्या है बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है। तो जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, किसकी, ग्लास, इसके अलावा पेपर, इसके अलावा डिटर्जेंट्स। इन तीनों के जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर हमारे पास सोडियम सल्फेट जो है वो यूज़ होता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।